हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भौगोलिक चिंतन की सीरीज़ में एक और वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे विभिन्न भौगोलिक संप्रदाय जो हैं, ठीक है, यानी जो अलग अलग जो ज्योग्राफिक स्कूल हैं, ज्योग्राफिक थॉट हैं, तो उनके ज्योग्राफर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम अपनी इमेज छोटी कर लें, फिर इसको आगे कर सकते हैं, कर देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर एक एक स्कूल इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखो, जर्मन स्कूल जो है, तो ये सब इसके आगे जो लिखे हुए हैं ये सारे भूगोलवेत्ता जर्मनी के हैं। कांट, जिनका पूरा नाम इमैनुअल कांट है, फिर हम्बोल्ट, रिटर, डार्विन, डार्विन वही वाले, ठीक है। और फिर आस्कर पेस्चल, रिस्टोफेन, रेडजेल और हैकल, हैटनर, पेंक, कोपेन, कोपेनहेगन वाले कोपेन जो जलवायु वर्गीकरण वाला, और जेरहार्ड स्कॉट, वाल्टर केस्टॉलर और वान थ्यूनेन जिनका कृषि सिद्धांत है, और हाउशेफर। ठीक है, ये जर्मन के हैं सब। फ्रांसीसी संप्रदाय में ब्लास आते हैं, ये सब ब्लास का नेम, और यहाँ पे रेडजेल का नेम खूब सुने होगे मानव भूगोल में। तो ब्लास है, रेकलेस है, मार्टोने हैं, और जीन ब्रून्स और अल्बर्ट डिमांजिया। फिर ब्रिटिश वाले में मैकेंडर हैं, पूरा नाम हेल्फर्ड जॉन मैकेंडर। ये जान लो कि इन्हीं की वो थ्योरी है हार्टलैंड थियरी, हृदय स्थल सिद्धांत, जिसने विश्व युद्ध, जिसकी वजह से, जिस रिसर्च की वजह से विश्व युद्ध हुआ था, मतलब विश्व युद्ध के कारण में इनकी खोज भी थी। फिर पैट्रिक गैडीज, बुचानन, जिनको बुकैनन भी बोलते हैं, स्मिथ, चिशॉल्म, हर्बर्टसन, फोर्ड, स्टाम, शॉर्ले, पीटर हैगेट, फ्लेवर एवं रॉक्सबी, सावर एवं हार्टसोर्न। ठीक है, ये ब्रिटिश जो है संप्रदाय के। फिर अमेरिकन आते हैं, जिसमें अर्नाल्ड ग्यूट हैं, डेविस हैं, डेविस का अपरदन चक्र आपने पढ़ा होगा। फिर जेफरसन है, ईसा बोमेन है, सैंपल है, एलन चर्चिल सैंपल आपको याद ही होंगी। फिर हटिंगटन है, सेलिसबरी है, बैरोज है, और विटलसी और ब्राउन। फिर रूसी संप्रदाय आता है, ठीक है, जिसमें सेमेनो, ई वाई वाइको, वीवी दो खुश्चो, ऐसे ही नाम ही होते हैं। फिर ए एम ब्रांस्की, प्रिंस पीटर, बी ए अनुचिन, ये रूसी संप्रदाय हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से 2 बार में ले सकते हो। एक यहाँ पे वीडियो पास करके एक यहाँ से ले लो, और दूसरा स्क्रीनशॉट जो है यहाँ से ले लो, और एक यहाँ से ले सकते हो। नोट्स मैंने आपको बता ही दिया। नोट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये जो परवर्ती काल है, ये जनरली जो है वो जर्मन संप्रदाय को फॉलो करता है, बट हम लोग ये जर्मन संप्रदाय पे बाद में आते हैं। पहले हम लोग जो हैं वो पढ़ेंगे फ्रेंच स्कूल, ठीक है, यानी फ्रेंच समुदाय पहले पढ़ेंगे। तो फ्रांस के भूगोल का विकास कब हुआ? 1871 से, यानी जर्मनी से बाद में हुआ। अभी इसके ऊपर जर्मनी वाला ही था, ठीक है, तो जर्मनी से बाद में हुआ। फ्रांस वाला हम लोग पहले देखते हैं, जर्मनी बाद में देखेंगे। तो एलिस रिकलस जो हैं ये रिटर के शिष्य थे और फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? नोवेला जियोग्राफी यूनिवर्सली। ठीक, अब फ्रेंच है तो फ्रेंच में ये सब नाम रहेंगे, क्योंकि 19 खंडों में है, ठीक है। जो कि रिटर की, आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर का मतलब रिटर है, उनकी अर्धकुंडे के समकक्ष थी। रिटर की बुक है अर्धकुंडे, तो अर्धकुंडे जैसी बुक थी ये, ठीक है, इनकी रेक्ल्यू की। अब 1882 से 95 के बीच इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, जिसका नाम था अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट्स। अब तो आप जान ही गए होंगे कि ये जो किताब है इनकी, नोवेला जियोग्राफी यूनिवर्सले, तो ये इस किताब में क्या है? अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट, पृथ्वी और उसके निवासी, जो कि विवरणात्मक होते हुए भी प्रादेशिक भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रादेशिक मतलब रीजनल ज्योग्राफी। रेक्ल्यू का वातावरण मानव के अंतर संबंध पर बड़ा ही संतुलित दृष्टिकोण था। देखो, जर्मन स्कूल जो है वो मानव भूगोल के साथ में आया, यानी जो भूगोल का द्वैतवाद है, मतलब वो पहले से शुरू हो गया था, वारेनियस के टाइम से ही, क्रमबद्ध और प्रादेशिक में। फिर यहाँ पे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में ये जर्मन वाले में जर्मन से ही आ गए, ठीक है। और इसके बाद में फिर भूगोल में जो द्वैतवाद का समय काल है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब उसमें, और यहाँ से ही मानव भूगोल का अध्ययन शुरू हो जाता है, यानी अब भूगोल में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी साथ में चलती रहेगी, यानी जो लोग रिसर्चेस करेंगे कहीं ना कहीं इसमें तो मानव अब सम्मिलित होता रहेगा। तो यहाँ पे मानव वातावरण प्रभाव की जो है बात हो रही है, ठीक है। इसको जो है छोटा करते हैं थोड़ा, हाँ इतना ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि मानव द्वारा पृथ्वी के संसाधनों के अत्यधिक शोषण के प्रति सचेत थे, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते थे, ठीक है।
अब इसके बाद में और आगे आ जाओ, अगले हैं ब्लास, ठीक है, पूरा नाम वाइडल डी ला ब्लास। तो डी और ला ये वर्ड जब आएंगे, वाइडल डी ला ब्लास, तो डी और ला ये वर्ड जितने आएंगे वो सब जान लो फ्रांस के हैं। तो फ्रांस में भूगोल के विकास का श्रेय ब्लास को दिया जाता है और इनको कहा जाता है मानव भूगोल का संस्थापक और मानव भूगोल का पिता। अब देखो, पिता और जनक पर मैंने पहले एक बार बात करी है कि हिकैटियस और इरेटोस्थनीज को लेकर के। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहते हैं और इरेटोस्थनीज को जनक कहते हैं, अंग्रेजी में भले दोनों के लिए फादर आया हो। वही चीज़ यहाँ भी है, रेटिचल को भूगोल का जनक कहा जाता है और ब्लास को उसका पिता माना जाता है, ठीक है। संभववाद के जनक हैं ब्लास, यानी पॉसिबिलिज्म, द फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म। 1891 में इन्होंने क्या किया, भौगोलिक लेके बहुत सारे प्रकाशन किए। इनकी व्यावसायिक पत्रिका थी एनाल्स डी जियोग्राफी, उसकी स्थापना की। 1894 में एटलस जनरल वाइडल ब्लास, इसका प्रथम संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन इसका आया। अब इनकी बुक कौन सी है, 4 बुक है यहाँ पे। एक क्या है, टेब्ल्यू डी ला जियोग्राफी डी ला फ्रांस। अब देखो ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, फ्रेंच वर्ड है। फिर ह्यूमन जियोग्राफी, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में है ये। फिर फ्रांस डी ला ईस्ट, यानी पूर्वी फ्रांस का भूगोल, ठीक है। अब डी ला का मतलब जान गए होगी कि क्या होता है, वहाँ पे का की मीनिंग देता है। और ज्योग्राफी यूनिवर्सले, ये काफ़ी मतलब फेमस बुक है इनकी, ज्योग्राफी यूनिवर्सले यानी विश्व भूगोल। अपनी पुस्तक फ्रांस का भूगोल में, यानी ये जो आप देख रहे हो सबसे पहला वाला टेबल्यू डी ला जियोग्राफी डी ला, ठीक है, इसमें उन्होंने टेबलो मतलब टेबलर शेप होता है ना, पठार कैसे होते हैं, पठार अपने ऊपर टेबल शेप में होते हैं, मतलब मेज जैसे होते हैं, मतलब वो कोनिकल नहीं होते, हिल जैसे, ठीक है। तो उसके भौतिक लक्षणों का वर्णन किया है। मानव भूगोल, इनकी मृत्यु के पश्चात 1921 में इनके दामाद जो हैं डी मार्तोनी फेमस जियोग्राफर है, अभी ऊपर मैंने बात करी है, तो डी मार्तोनी इनके दामाद भी थे, ठीक है। तो वो जो है उनके द्वारा उनकी जो है किताब प्रकाशित करी गई थी जो मानव भूगोल है। अब ब्लास जो है वो वातावरण निश्चयवादी जो डिटरमिनिज्म आया था ना, रेटचेल वाला और एलन चर्चिल सैंपल जिसके जो है साथ में थी, उसके विरोधी और आलोचक थे और ये थे संभववाद के जनक, यानी फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म, जिसका मैंने अभी बात करी थी। पॉसिबिलिज्म क्या होता है ये तो आप अच्छे से जान ही रहे हो, अच्छे से इसके बारे में पढ़े ही हो, तो इस पर हम लोगों को ज़्यादा बातें क्या करना, ठीक है। एक यहाँ पे और जान लो, जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी है वो भी और अंतर संबंध, यानी जो अंतर संबंध का सिद्धांत है या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत है, ये भी ब्लास का है, ठीक है। तो ये ब्लास का योगदान हो गया। अब आ जाते हैं जीन ब्रून्स, ये भी मानववादी हैं। तो इतिहास भूगोल के अध्ययन के पश्चात ब्रून्स ने अपने आप को मानव भूगोल के संकल्पनात्मक ढांचे में विकसित कर लिया, यानी ये भी जो है मानव भूगोल के पक्षधर थे, ठीक है। और अपने शिक्षक ब्लास, यानी ये ब्लास के चेले हैं, तो इनके मार्ग के अनुसरण में मानव भूगोल के क्षेत्र एवं प्रकृति की व्याख्या करने का प्रयास किया इन्होंने। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, जियोग्राफी ह्यूमन स्पाई डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, इनकी किताब का नाम है। आप 2-3 बार इसको पढ़ो, आपको भी याद हो जाएगा और ये जरूरी है। इन्होंने मानव भूगोल यानी जियोग्राफी ह्यूमन को 3 भागों तक सीमित रखा। एक, मृदा का अनुत्पादक व्यवसाय, ये आएगा, ठीक है, मतलब कभी भी जब आप मान लो लैंड रिसोर्सेज जो है यानी भूमि संसाधन है, उसका जब आप वर्गीकरण करोगे, मतलब आर्थिक भूगोल में करोगे या कहीं पे भी करोगे, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी आएंगी, मतलब कॉमन है। तो एक तो होता है मृदा का अनुत्पादक व्यवसाय, जिसमें क्या होता है, जैसे घर बना लो, सड़कें बना लो, ठीक है, ये सब अनुत्पादक वाले में आता है, ठीक है। दूसरा है पादप और प्राणी जगत विषय से संबंधित, ठीक है, मतलब जहाँ पे वाइल्ड लाइफ हो, फ्लोरा एंड फना हो, इन सब से, ठीक है। और तीसरा क्या है, जो विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था है, अपहरणीय अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यानी प्रकृति पर क्रूर आक्रमण जिसका परिणाम निर्धनता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जहाँ पे हम लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, मतलब खनन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं खनिजों का अत्यधिक ज़्यादा, तो उस पर उन्होंने बात करी है। और इस व्यवस्था को उन्होंने लुटेरी अर्थव्यवस्था का, याद रखना लुटेरी अर्थव्यवस्था क्या होती है, कि जहाँ पे मतलब आवश्यकता से अधिक, मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं कहोगे भाई, आवश्यकता से अधिक कोई क्यों करेगा, लेकिन मतलब बिना जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी एक समायोजी विकास, एक संतुलित विकास को ध्यान में ना रखते हुए अत्यधिक शोषण करना जो है संसाधनों का, वो लुटेरी अर्थव्यवस्था पे है।
अब इन्होंने क्या किया, इन तथ्यों के अलावा और भी पक्ष पर ध्यान दिया, जैसे जनसंख्या वितरण की स्थैतिक या गत्यात्मक दशाएं कौन सी। स्थैतिक मतलब जो इस्टेब्लिश हैं किसी जगह पे, सिचुएशनल, और गत्यात्मक मतलब डायनेमिक, तो उनकी कौन सी दशाएं हैं। आर्थिक भूगोल पर इन्होंने बात करी, जो कि मानव भूगोल की एक शाखा है। राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ये सब मानव भूगोल की शाखाएं हैं। ये सब भी आपसे अगर थर्ड का पेपर आप कर रहे हो, थर्ड के पेपर में ये सब पूछा जाता है कि भूगोल की शाखाओं के बारे में बताइए, क्योंकि ये सब भी थर्ड है ना, भौगोलिक चिंतन के इतिहास में है ये सब चीज़ें। अब इन्होंने देखो दो प्रमुख सिद्धांत दिए। एक इन्होंने दिया क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसमें इन्होंने बताया था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी प्राकृतिक अथवा मानवीय तत्व सदैव एक दशा में नहीं रह जाता है। ठीक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि क्रियाशीलता का सिद्धांत किसका है, या ये बात किसने कही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो किसने कही है, जीन ब्रून्स ने। किसने कही है, जीन ब्रून्स ने। दूसरा इन्होंने अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत दिया है। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, इंटरैक्शन यानी भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं में निकट का संबंध होता है, मतलब जो कोई भी फिजिकल इवेंट्स होते हैं उनका सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और तीसरा इन्होंने दिया है सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ठीक है, ब्लास ने भी जैसा दिया था। ठीक है, तो ब्लास के जैसा ही है। फिर नेम आता है एलिस रैकलेस का। तो एलिस को अपने शिष्यों और लोगों के नैतिक आचरण को भ्रष्ट करने के लिए फ्रांस से 2 बार निकाल दिया गया था। मतलब काम इनके अच्छे, मतलब अध्ययन वाले काम, रिसर्च वाले अच्छे रहे, लेकिन ये लड़का कैरेक्टर का बड़ा ढीला रहा है। समझ रहे हो। अब इनकी पुस्तकें कौन सी, एक तो है ला टेरी, ठीक, जो कि 1856 में प्रकाशित हुई 2 खंडों में, और इनका दृष्टिकोण कैसा था, निश्चयवादी था। अब फ्रांस के अंदर निश्चयवादी दृष्टिकोण वाले ये यही मिलेंगे, बाकी ऊपर वाले सब संभववादी हैं। और ये दूसरी पुस्तक है नाउन विलेज ज्योग्राफी यूनिवर्सले। ठीक, 19 खंडों में है ये। और एक है लाहो में एटला टेरे, यानी पृथ्वी और उसके निवासी। इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया था कि मानव उसके पर्यावरण की उपज नहीं है, किंतु वह उसका महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये क्यों कहा गया, जो अभी अमेरिकन वाले में पढ़ोगे, एलिन चर्चिल सैंपल जो है, उन्होंने कहा था कि मनुष्य भूतल की उपज है। ठीक है, तो एलिन चर्चिल सैंपल की बात पर उन्होंने कहा था कि मानव जो है उसके पर्यावरण की उपज नहीं है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ठीक है, मतलब ये बात इन्होंने क्यों कही है, रेफरेंस मैंने पहले से दे दिया। अगर आप एलिन चर्चिल सैंपल का नाम याद रखोगे तो जब वो आएंगी तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इन्हीं के बारे में उन्होंने कहा था, उन्हीं पे कमेंट पास किया था। अब है आपके अल्बर्ट डिमांजिया, इनकी पत्रिका का नाम है एनल्स। एनल्स पत्रिका के संपादन रहे हैं। ये डिमांजिया ब्लास के सर्वोत्तम शिष्यों में से थे, मतलब डिमांजिया जो हैं ब्लास के ये भी शिष्य रहे हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, एक है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा है पिकार्डी। तो संपूर्ण भौगोलिक परिवेश जो है, यानी होल ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट के लिए ज्योग्राफिकल मिलियू शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, और इन्होंने फॉर्म स्टीडिया की क्षेत्रीय भिन्नताओं पर योगदान दिया। ठीक है, तो और इसके बाद फिर आते हैं एमेनुअल डी मार्तोनी। ठीक है, मार्तोनी जो है इन्होंने भौतिक भूगोल के विकास में इनका ज़्यादा योगदान है। ठीक है, और डी मार्तोनी का जो है हिमानी अपर्दन चक्र, भौतिक भूगोल में आप पढ़े होंगे हिमानी अपर्दन चक्र। ठीक है, तो मार्तोनी ने उस पर ज़्यादा, मार्तोनी का खोज की सारी खोज वहाँ से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्होंने जो कार्पेशियन पर्वत है उसका अध्ययन किया, आल्प्स और तो हिमानी अपर्दन क्रियाओं का अध्ययन किया। देखो अभी मैंने हिमानी वाला बोला था ना। और डेविस भी अमेरिकन जियोग्राफर हैं। तो डेविस के भूआकृतिक विज्ञान पर किए गए कार्य से बहुत प्रभावित थे। इनकी पुस्तकों में कौन कौन सी है, एक तो है टार्टी डी ज्योग्राफी फिजिक, यानी भौतिक भूगोल की विशेषताएं, रोमानिया का भौतिक भूगोल, मध्य यूरोप यानी यूरोप सेंट्रल, और लेस आल्प्स, जो आल्प्स पे इन्होंने हिमानी चक्रों का किया था। ठीक है, अब इनकी जो बुक है मानव भूगोल, वो इनके डेथ के बाद में पब्लिश होती है, जिसे पूरी करने का जो श्रेय है वो, मतलब जो ब्लास की पुस्तक है ना, जो मानव भूगोल, अभी ऊपर आप पढ़ चुके थे कि ब्लास की पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, और उसका श्रेय किसको जाता है, उनके शिष्य डी मार्तोनी को जाता है। यानी ये जो डी मार्तोनी जिनको आप पढ़ रहे हो, ये क्या है, ये ब्लास के शिष्य हैं, और उनकी पुस्तक को उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने प्रकाशित कराया। ठीक है, ये मानव भूगोल के प्रकाशक और संभववाद के समर्थक थे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेंच स्कूल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश स्कूल।
ठीक है। तो फ्रेंच स्कूल में फ्रांसीसी भूगोल हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कमेंट करते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो। जल्दी ही आपका हम थर्ड पेपर कंप्लीट करवा देते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर मान लो एनवायरनमेंट वगैरह पे अगर आपका भी कोई पेपर ना हुआ हो, उस पर वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, उस पर आपको बेहतरीन वीडियो बना के देते हैं। ये हमारे पास नोट्स है तो सीधे सीधे आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं। अगर कोई चीज़ बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ानी होगी तो आपको वो वीडियो बोर्ड के थ्रू अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।